नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के मुख्य समाचार पर। ड्रोन किसानों का साथी, मक्का अरहर की सहफसली खेती करें, होगा बेहतर लाभ। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए रोटरी मल्चर का करें उपयोग। अब खबरें विस्तार से। वर्तमान समय में आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन किसानों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। उनके उपयोग से न सिर्फ किसान भाइयों का समय बच रहा है, बल्कि अपर्याप्त पानी में भी फसलों की सिंचाई संभव हो रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के कृषि में व्यवहार की योजना चलाई जा रही है। किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। समय बदल रहा है, साथ ही खेती के मायने भी बदल रहे हैं। नई तकनीक ने खेती को बदल दिया है। फसल की निगरानी, सटीक खेती, समय और श्रम की बचत, इन सब के लिए तैयार है किसान का सच्चा दोस्त ड्रोन। ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की भरपूर क्षमता है। ड्रोन की आंखें यानी उसमें लगा कैमरा खेत और फसल दोनों का सर्वे कर सकता है। ड्रोन फसल पर कुशलता से स्प्रे कर सकता है। इसके उपयोग से पानी की भी बचत होती है, यानी कि हवा में उड़ान भरने वाला ड्रोन पानी, समय, श्रम और लागत बचाकर राज्य के किसानों का सच्चा साथी होने का फर्ज निभा रहा है। किसान भाई ड्रोन की सहायता से बेहतर मुनाफा कमाने को तैयार हैं। किसान भाइयों, मई का महीना खरीफ फसलों के लिए बेहतर होता है। इस समय धान की नर्सरी की तैयारी के साथ साथ मक्का, अरहर जैसी फसलों की बुआई उपयुक्त मानी जाती है। अरहर व मक्का की सहफसली खेती करके दोहरा लाभ पा सकते हैं किसान। मक्का की फसल की बुआई अनाज, भुट्टे और हरे चारे के रूप में की जाती है, जबकि दलहनी फसलों में अरहर प्रमुख फसल मानी जाती है। अगेती सहफसली खेती में मक्का और अरहर की फसल की बुआई मई के दूसरे पखवाड़े से जून के पहले पखवाड़े तक ही कर दें तो किसान भाई आपको बेहतर लाभ मिलेगा। अरहर की फसल हम 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं, उसके बीच में काफ़ी खाली जगह रहती है। और जो मक्के की फसल है वो 90 से लेकर के 110 दिन की होती है। तो अगर हम उसके बीच में 2 लाइन अरहर के एक कतार के बीच में अगर हम 2 लाइन मक्का 1-1 फीट की दूरी पर हम लगा देते हैं या 1.5 फीट की दूरी पर लगा देते हैं, तो वो हमारी 70 से 75 दिन में उसमें जो भुट्टा कहते हैं, हरे भुट्टे उसमें आ जाते हैं। किसान भाइयों, खीरे की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली और दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये खीरे की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। खीरे की पैदावार बढ़ाने के लिए उचित सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण के साथ साथ अच्छे किस्म का चुनाव कर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। रोटरी मल्चर एक ऐसा कृषि यंत्र है जो ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेतों में चलाया जाता है। यह खास यंत्र बाग बगीचों, धान, घास और झाड़ियों को काटने के लिए एक तरह का बेहद ही सरल और विश्वसनीय उपकरण है। रोटरी मल्चर यंत्र की सबसे खास बात यह है कि ये उपकरण मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखने में मदद करता है। यह फसल के अवशेषों को बारीकी से काटकर मिट्टी में ही समाहित कर देता है, जिससे किसानों के सामने फसल अवशेष को जलाने की समस्या खत्म हो जाती है। किसान भाई, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसकी खेती सालों भर की जाती है। टमाटर के कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो हर मौसम में उपजाए जा सकते हैं, क्योंकि टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है। ऐसे में आप उन्नत प्रभेद से टमाटर की खेती करें तो बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर के सबसे उत्तम प्रभेद गुलशन को माना जाता है। इसके अलावा आर्यन, सौरभ, सिजेंटा की हाइब्रिड प्रजाति भी इस मौसम में लगाई जा सकती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव।
बैंगन 2100 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1800 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश की भी संभावना है। साथ ही 15 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना सहित प्रदेश का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। नमस्कार अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसमें आपने जाना मंडी भाव उपकरण, उन्नत प्रभेद तकनीक और साथ में जाना मौसम का हाल। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए हम न सिर्फ खेती किसानी, पशुपालन और साथ में समसामयिक विषयों पर आपको जानकारी देते हैं और साथ में सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी फिल्मों के माध्यम से दिखाते हैं। क्योंकि कार्यक्रम में आगे बहुत कुछ है, क्योंकि अब वक्त हो रहा है एक छोटे से विराम का, तो बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई बहनों, जलवायु परिवर्तन न सिर्फ मनुष्य, पशु, साथ में खेती को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में हम सभी कैसे इससे बचाव करें, आइए इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. द्विवेदी जी से कि कैसे जलवायु अनुकूल अरहर की खेती की जाए और क्या सावधानियां बरती जाए और किसानों को इससे कैसे लाभ मिले। तो आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बदलते हुए मौसम ने हमारे कृषि को खासा प्रभावित किया है। जब कृषि की समस्याएं होंगी तो अनाज का उत्पादन नहीं होकर साथ में महंगाई भी बढ़ेगी। तो भाई इसका उपाय क्या है? तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि कृषि हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करती है। तो इसका उपाय क्या है? जी हाँ, इसका उपाय है जलवायु अनुकूल खेती। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे कि अरहर की जलवायु अनुकूल खेती कैसे की जाए। जी हाँ, इसके लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ साइंटिस्ट और हेड के भोजपुर से डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि बदलते हुए मौसम में अरहर की
खेती की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं? और दलहनी फसलों में खास करके हमारे राज्य की बात करें या देश लेवल पर भी हम बात करें तो पूरे देश में अरहर या तुअर जिसको कहते हैं, इसकी जो फसल है ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है। और एक विशेष बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बिहार राज्य में जो अरहर की जो उत्पादन होता है वो राष्ट्रीय औसत से इसका ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है, यानी कि यहाँ की जलवायु काफ़ी अनुकूल है अरहर की खेती के लिए। तो अरहर की खेती हम यहाँ पे करेंगे और पहले से भी करते आ रहे हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो उत्पादन है वो और ज़्यादा होगा और हम नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होंगे। किसान भाइयों को ये बताइए कि बिहार राज्य में अरहर की और क्या संभावनाएं हैं? और देखिए, बिहार राज्य में अरहर की जो संभावनाएं हैं, दो तरह की संभावनाएं हैं। पहले तो ये है कि हमारी वो जो ज़मीनें जो काफ़ी ऊंची ज़मीनें हैं जहाँ पर सिंचाई हमारे लिए एक चुनौती है या वर्षा आधारित खेती होती है, वहाँ पर अरहर की प्रचुर व्यापक संभावनाएं हैं। इसके अलावा एक नई बात और इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि हमारे जो धान के जो पारंपरिक क्षेत्र हैं और उनकी जो मेड़ है वो मेड़ बिल्कुल खाली रहती है पूरे साल, तो वो मेड़ जो है हमारे लिए अरहर का एक अतिरिक्त स्रोत बन सकती है अगर हम मेढ़ों पर अरहर की बुआई कर देते हैं, जैसा कि कुछ जगहों पे अब शुरू भी किया गया है। और पड़ोसी राज्य जो देश हमारा जो श्रीलंका है वहाँ पर काफ़ी बॉर्डर पे खेती की जाती है धान और अरहर की, तो इससे हमारा जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और हमारे जो समग्र उत्पादन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और इनकी आपूर्ति जो है वो ज़्यादा होगी। अभी कई बार हमको विदेशों से भी दलहन को आयात करना पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिलती है। खेती की सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो है खरपतवार, तो इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? और देखिए, अरहर की जो फसल है उसमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि जब हम अपने खेत की तैयारी करते हैं तो उसकी गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करके उसको अभी गर्मी के दिनों में थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और खरपतवार का सहज नियंत्रण हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ खरपतवार आने की संभावना बनी रहती है और इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि हम जब अरहर की बुनाई करते हैं तो उसकी बुआई करने के 2 दिनों के बाद हम उस पर एक दवा आती है जिसको हम बोलते हैं पेंडीमिथिलीन का छिड़काव 1.33 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से कम 200 से 250 लीटर पानी में बुआई के बाद हम अगर कर देते हैं तो अरहर में हमारे जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, खास करके जो प्रारंभिक अवस्था में जो खरपतवारों की समस्या है वो बहुत हद तक नियंत्रित हो जाती है। सर, कई बार होता है कि फल फूल लगने के बाद भी हमारे खेतों में कीड़े लग जाते हैं, तो इसके प्रभाव से क्या मतलब इसका बचाव कैसे करें, इस पर नियंत्रण कैसे करें, हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि अरहर थोड़ी सी संवेदनशील फसल होती है और प्रारंभिक अवस्था में भी अगर पानी वगैरह लग जाता है या सही तरीके से बीजोपचार नहीं करते हैं तो कई बार समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो जब हम अरहर की बुआई करने जाते हैं तो 2 तरह का काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि एक जैविक फफूंदनाशक रसायन नहीं कह सकते हैं, वो फफूंद ही है और उसको हम गैर रासायनिक तरीके से उसका उपचार करने की अनुशंसा करते हैं। तो 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेते हैं और उसको हम 2 से 3 टोकरी गोबर की खाद में मिला करके 15-20 दिनों के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद इसी को हम 1 एकड़ खेत में हम इसका प्रयोग करते हैं और इससे हम बीजोपचार भी हम करते हैं। इसका कम से कम 6 से 8 ग्राम बीजोपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सर ने कहा कि कीड़ों के साथ साथ खरपतवार सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि अरहर की फसल को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और साथ में सर हमारा एक सवाल है और भी कि आजकल भूमि में कई तरह के पोषक तत्वों का संतुलन देखने को मिलता है, अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक प्रबंधन कैसे होगा? देखा जाए जो हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में हम लोग मानते हैं और ये बिल्कुल स्थापित सत्य है कि दलहनी फसलों में राइजोबियम पाया जाता है और राइजोबिक गांठें होती हैं जिसके कारण कि वातावरण से वो नाइट्रोजन लेकर के ज़मीन में स्थापित करते हैं जिससे उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि शुरुआती दौर में उनको आंशिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि गांठें बनने में 1 महीने 1.5 महीने का समय लगता है। तो इस खाली बीज का जो समय होता है इसी के लिए हम लोग जो DAP जैसे जो उर्वरक है उनका प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें आंशिक रूप से थोड़ा सा उसमें हमारा नाइट्रोजन भी होता है। तो हम DAP का इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में कम से कम 50 किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और अभी के समय में 2 चीज़ें और देखी जा रही है जिसकी कमी व्यापक रूप से हो रही है, वो है हमारा सल्फर और जिंक। तो सल्फर के लिए हम अपने खेत के तैयारी के समय में ही 8 किलोग्राम कम से कम सल्फर दानेदार और उसमें जिंक सल्फेट की जगह पर मोनोहाइड्रेटेड जिंक आता है और इस मोनोहाइड्रेटेड जिंक का जो है हम कम से कम 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर देते हैं।
एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि दलहनी फसल होने के साथ साथ ये कैल्शियम आपूर्ति करने वाली भी फसल होती है। शरीर के आवश्यक कैल्शियम के लिए भी हम दालों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर खेत में कैल्शियम की कमी है तो दालें कहाँ से हमें कैल्शियम की आपूर्ति करेंगी। इसलिए यह जरूरी है कि मिट्टी की जाँच हम कराएं और जाँच के आधार पर हम कैल्शियम का प्रयोग हम अपने खेतों में निश्चित करें। और इस तरह से अगर हम संतुलित उर्वरक प्रयोग करते हैं तो निश्चित माने कि आपकी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि मिट्टी जांच जरूर कराएं और उसके आधार पर अगर आप करते हैं तो सबसे बेहतर परिणाम आपको आएंगे। सर ने जो कहा उसका आपको विशेष ध्यान रखना है और साथ में यह भी हम सवाल पूछेंगे कि क्या सरकार की अरहर को लेकर कोई योजनाएं हैं या किसानों के लिए क्या कितनी हितकारी है, लाभकारी है, हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएंगे उस योजना के बारे में। जी, इसमें भारत सरकार की भी योजना है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सीड हब प्रोग्राम। और सीड हब प्रोग्राम में कई जगहों पे बड़े पैमाने पर सामुदायिक बीज उत्पादन का कार्यक्रम कराया जाता है, जिसके अंतर्गत अरहर को भी शामिल किया गया है। ये भारत सरकार की योजना है। और दूसरी योजना है राज्य सरकार की, जिसमें कि अरहर या इस तरह की दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के अनुदान और कई तरह के इंसेंटिव जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आप इनको ऑनलाइन आवेदन दे करके इस तरह के जो लाभ हैं उसको ले सकते हैं। और जो बीज उत्पादन की प्रक्रिया है उसके लिए आपको निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना होगा और वहाँ पर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि बिहार में 5-6 कृषि विज्ञान केंद्र ही हैं जो कि इस तरह के कार्यक्रमों को चला रहे हैं, बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि अरहर की जो फसल है वो निश्चित रूप से खरीफ की फसल है। खरीफ में हम लगाना शुरू करते हैं। हालांकि ये 240 दिन तक होती है, जाकर के मार्च और अप्रैल में तैयार होती है। लेकिन जो बरसात का जो समय होता है उस समय जब हम इसको लगाते हैं तो खेतों में जल जमाव कई बार होता है और इसके कारण फसल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके लिए मेरा एक सुझाव होगा कि आप लोग अगर संभव नहीं बल्कि प्रयास करें कि आप अरहर को बेड पर लगाएं। अगर आप इनको बेड बना करके अरहर लगाते हैं तो आप मान के चले कि कम से कम 15% आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और जल जमाव की कभी भी आपके खेतों में समस्या नहीं होगी। अगर पानी आएगा भी तो आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, पौधा गिरेगा नहीं और उसके बीच में से आसानी से जल का निष्कासन होगा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो अरहर की फसल बहुत अच्छी होगी। और बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर बाढ़ आ गई है और आप अरहर लगाना चाहते हैं तो बाढ़ के बाद में आप अरहर लगा सकते हैं। ये 15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर के बीच, जिसको सितंबर अरहर कहा जाता है। और इस अरहर में केवल ये होता है कि जो सामान्य अरहर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर लगता है, ये अरहर 1 फीट की दूरी पर लगता है और इसमें 20 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ इसकी आवश्यकता होती है। प्रवीण सर, हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देंगे? आप अपने देश को स्वावलंबी बनाइए और दलहन के उत्पादन में नए कीर्तिमान बनाइए। और बिहार की इसमें अग्रणी भूमिका शुरू से रही है। आप लोग बिहार के परचम को आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अरहर की खेती करके देश को स्वावलंबी बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी यानी जलवायु अनुकूल अरहर की खेती कैसे करें उसके बारे में दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जैसा कि सर ने कहा कि अरहर की खेती यानी कि बिहार की शान बना सकते हैं आप जलवायु के अनुकूल खेती करके। तो उम्मीद करती हूँ आज अरहर की खेती से मिली जानकारी आपके लिए लाभकारी होंगी। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना जलवायु अनुकूल अरहर की खेती कैसे की जाए। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है किसानों के लिए योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना पर आइए देखते हैं हमारी एक खास फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है,
मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के साथ अरहर की खेती कैसे की जाए और साथ में सरकार की योजनाएं कितनी लाभकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए, जैसी जानकारी हमने आपको कार्यक्रम में दी। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।